रिश्तेदारों से आप चाहकर भी पीछा नहीं छुड़ा सकते। कुछ ऐसा ही हाल था अनिका का। क्या अनिका के पापा उसे चैन से जीने देंगे? क्या कामिनी फिर अनिका का जीना हराम कर देगी? क्या बड़े बड़े स्कूलों में टैलेंट से ज्यादा अहमियत पैसों को दी जाती है? मुझे नहीं लगता कि मेरे मामा गौतम गुलेरिया तुम्हारे पापा हैं। अंजलि मामी और रिश से थोड़ा दूर जाते हुए अनिका ने प्रीति को फोन पर शांत करते हुए पूछा, प्रीति, तुम इतनी टेंस क्यों लग रही हो? ऐसा क्यों कह रही हो तुम? प्रीति ने अनिका को जवाब देते हुए कहा, गौतम मामा को मम्मी ने बताया कि मैं दिल्ली जा रही हूँ अपनी इंटर्नशिप के लिए। तो गौतम मामा हमारे घर आए थे और उन्होंने मम्मी से कहा कि मैं तुम्हारे पास जाऊँ और तुमसे पैसे मांगूं। ये कहकर प्रीति का गुस्सा टूटकर आंसुओं में बदल गया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर तुमने पैसे देने से इनकार किया तो वो तुम्हारा जीना मुश्किल कर देंगे। अब आप ही बताओ दीदी, कोई बाप क्या अपनी बेटी के लिए ऐसा सोच सकता है? गौतम गुलेरिया की धमकी से ज्यादा अनिका को इस बात की खुशी थी कि प्रीति दिल्ली आने वाली थी। अनिका ने मुस्कुराकर प्रीति से कहा, ये तो कितनी अच्छी बात है कि तुम दिल्ली आ रही हो। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? प्रीति ने अनिका की बात सुनकर अपना रोना कंट्रोल किया और अपने आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ दीदी, मैं दिल्ली आने वाली हूँ और मेरे साथ कामिनी भी दिल्ली आने वाली है। मैं वहाँ अपनी इंटर्नशिप पूरी करूंगी और कामिनी ने दिल्ली के किसी मेडिकल कॉलेज में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की एप्लीकेशन भेजी है। यही बताने के लिए मैंने तुम्हें फोन किया था। प्रीति को इस बात की चिंता थी कि कहीं गौतम गुलेरिया ने कामिनी के साथ मिलकर कोई ऐसा प्लान बनाया होगा जिससे दिल्ली में वो अनिका को कोई मुश्किल में डाल सके। हालांकि अनिका को ना तो गौतम गुलेरिया से और ना ही कामिनी से कोई डर था। अब सारी बातें भूल जाओ, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम तुम्हारा ख्याल रखना और यहाँ किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो फौरन मुझे फोन कर देना, मैं तुम्हारे पास चली आऊंगी। जब तक अनिका प्रीति से फोन पर बात कर रही थी, कृष मल्होत्रा फॉर्मल अटायर में कपड़े बदलकर अपने बेडरूम से बाहर निकला। अंजलि मामी और अनिका कृष को देखते ही रह गए। कृष सीढ़ियों से नीचे उतरा और बिना अनिका को देखे उसने अनिका को आवाज लगाई, क्या अब तुम खड़ी खड़ी मुझे देखती ही रहोगी या फिर इंटरव्यू के लिए स्कूल चलोगी? अनिका ने अंजलि मामी को देखा और अपनी आईब्रोज ऊंची करके इशारे से कृष के बर्ताव की तारीफ की। घर के बाहर गैराज में कृष ने एक बटन दबाया। एक गैरेज का शटर अपने आप ऊपर उठने लगा। शटर के पूरी तरह खुलते ही अनिका ने देखा गैरेज के अंदर एक लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट्स कार थी। येलो कलर की ये स्पोर्ट्स कार के दरवाजे ऊपर की ओर खुलते थे। जैसे ही कृष ने गाड़ी का दरवाजा खोला, रिया हवा में उछल पड़ी। कार के चारों ओर चक्कर लगाते हुए रिया ने अनिका से कहा, वाह मामा, ये कार तो काफी शानदार है। ड्राइवर सीट पर बैठा हुआ कृष इरिटेट होकर अनिका से कहने लगा, प्लीज जल्दी बैठो कार में, आई थिंक हमें देर हो रही है। रिया और अनिका दोनों ने एक साथ कृष से कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, हम उस गाड़ी में नहीं आएंगे। क्या मजाक लगा रखा है ये? क्या तुम्हें पता भी है ये कार क्या चीज है? कृष आगे कुछ कहता, उससे पहले अनिका रिया का हाथ पकड़कर सामने के गैरेज में खड़ी मर्सिडीज में जाकर बैठ गई। गाड़ी के कांच से बाहर निकलकर रिया ने कृष को इशारा करते हुए कहा, हाय हैंडसम कृष मामा, आकर इस गाड़ी में बैठ जाओ, इसे ड्राइव करने में आपको ज्यादा मजा आएगा। कृष को अनिका और रिया की पसंद पर ताज्जुब हो गया था। कृष मर्सिडीज की ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए अनिका और रिया से कहने लगा, तुम्हारी मर्जी है, तुम ही लोगों ने ये कार चुनी है। मैं तुम्हें उस कार में इसलिए ले जाना चाहता था ताकि तुम्हारी उन लोगों के सामने कुछ इम्प्रेशन पड़े। कृष आगे कुछ कहे उससे पहले अनिका ने उससे पूछ लिया, क्या तुम कार रेसिंग में इंटरेस्ट रखते हो? कृष ने हैरानी से अनिका को देखा, फिर गाड़ी चलाते हुए कहा, हाँ, आई लव ड्राइविंग, आई वॉन्ट टू बी अ रेसर। ये सुनकर बैक सीट पर बैठी रिया उछल पड़ी। रिया ने अपना सिर आगे लाकर कृष से कहा, मामा, क्या तुम अगली बार रेस में जाओगी तो हमें साथ ले जाओगे? मुझे और मम्मा को भी कार रेसिंग बहुत पसंद है। हाँ ठीक है, ले जाऊंगा, अब चुपचाप पीछे बैठी रहो। अचानक पैसेंजर बैक सीट पर बैठी हुई रिया ने फिर से अपने मामा से पूछा, कृष मामा, मुझे ये बताइए कि पिछली रेस में आप किस पोजीशन पर आए थे? कृष ने बिना सोचे बिना रास्ते से नजर हटाए रिया से कहा, फर्स्ट, मैं पिछली 3 रेसेस में फर्स्ट ही आ रहा हूँ। शरारती रिया ने कृष को उकसाने के लिए झूठ मूठ कह दिया। लायर, आई डोंट बिलीव यू। आपकी ड्राइविंग स्पीड देखकर मुझे नहीं लगता कि आप कार रेसिंग में कभी जीत सकते हो। रिया की इस बात ने कृष के ईगो को डायरेक्टली चैलेंज किया था। कृष ने अपना पांव एक्सेलरेटर पेडल पर दबा दिया और स्पीड 140 के पार हो गई थी।
तभी अनिका ने क्रिश से कहा, क्रिश प्लीज स्पीड कम कर दो, आखिर ये बच्ची है मगर तुम तो बच्चे नहीं हो, और ये मत भूलो ये कोई रेसिंग ट्रैक नहीं हाईवे है। क्रिश समझ गया था कि अनिका और रिया की ड्राइविंग टेस्ट में क्रिश को फुल मार्क्स मिल चुके थे। क्रिश ने स्पीड कम करते हुए कहा, असली रेसर तो कार्तिक है, द रियल चैंपियन कार्तिक, वो मेरा आइडल है। बैक सीट पर बैठी रिया ने अपने मामा की बात सुनकर अपने दोनों हाथ सर के पीछे रखकर क्रिश से पूछा, क्रिश मामा क्या आप जानते हो रेसिंग चैंपियन कार्तिक कौन है? रिया ने अपने सर के पीछे से हाथ हटाते हुए अपना स्टीयरिंग सीट और पैसेंजर सीट के बीच में लिया और अपने मामा के कानों में कहने लगी, क्रिश मामा वो जो चैंपियन रेसर कार्तिक है ना, वो तो मेरी। इससे पहले कि रिया आगे कुछ कहे, अनिका ने रिया को बीच में टोकते हुए कहा, बस करो रिया, मामा को कार चलाने दो। रिया अनिका का इशारा समझ गई थी कि उसे कार्तिक वाली बात आगे नहीं करनी है, इसलिए रिया चुपचाप पीछे जाकर अपनी सीट पर बैठ गई। सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल मल्होत्रा हाउस से 15 मिनट की दूरी पर था। कुछ देर ड्राइव करने के बाद कार सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल के गेट पर पहुंची। स्कूल की गेट पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने कार को रोक लिया। कार का शीशा नीचे करके क्रिश ने सिक्योरिटी गार्ड से कहा, वी हैव एन इंटरव्यू, सॉरी यू कैन नॉट गो इन, आपको स्कूल के अंदर यहाँ से पैदल ही जाना होगा, यू कैन पार्क योर कार ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड। और इसी रीजन की वजह से क्रिश चाहता था कि वो अनिका और रिया के साथ अपनी इम्पोर्टेड स्पोर्ट्स कार में आए। नाराज क्रिश ने अनिका को गुस्से से देखा और कहा, मैंने कहा था ना तुमसे कि मेरी गाड़ी में चलते हैं, तुम्हारी जिद की वजह से हमारे साथ सिक्योरिटी गार्ड ने ये किया है। अनिका और रिया स्कूल को देखकर इतने खुश हो गए थे कि क्रिश की बातों का उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। रिया का हाथ पकड़कर अनिका स्कूल बिल्डिंग की ऑफिस की ओर चलने लगी। आगे चलते हुए अनिका ने क्रिश से कहा, मुझे ये स्कूल अच्छी लगी। जब से अनिका और रिया बेंगलुरु से दिल्ली आए थे, रिया ने अपना काफी टाइम मोबाइल गेमिंग में बिताना शुरू कर दिया था, मगर उसकी पढ़ाई में जरूर एक बहुत बड़ी ब्रेक लग चुकी थी। प्रिंसिपल कैबिन के बाहर वेटिंग लाउंज में बैठकर अनिका ने मोबाइल पर खेल रही रिया को देखा। अनिका धीरे से उसके हाथ से मोबाइल लेकर उसे कहने लगी, देखो रिया, अगर इस स्कूल में 3 महीने बिताती हो बिना किसी को ये बताए कि तुम कौन हो और किस खानदान से बिलोंग करती हो, तो 3 महीने बाद मैं तुम्हारी कोई भी एक रिक्वेस्ट बिना किसी शर्त के मानूंगी। रिया के दिमाग में तो सिर्फ एक ही बात चल रही थी, वो अपनी शर्त पूरी करते ही मम्मा से कह देगी वो क्या चाहती है। वो रोहित, आर्यन और अनिका के साथ रहना चाहती थी, सब लोग एक साथ। मनाली में जब आर्यन और रिया दोनों एक ही होटल में आमने सामने रहते थे तो अदला बदली करने में उन्हें काफी आसानी होती थी। रिया ने अनिका की बात मान ली और अनिका को फिर से याद दिला दिया, मामा देखो अपनी प्रॉमिस याद रखना, मैं जो रिक्वेस्ट करूंगी वो देना होगा। थोड़ी देर वेटिंग लाउंज में बैठने के बाद प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर एक आदमी ब्लैक सूट पहनकर बाहर आया और रिया गुलेरिया के नाम की फाइल अनिका के हाथ में पकड़ाकर उसने अनिका और क्रिश से कहा, आप लोग अंदर आ सकते हैं, प्रिंसिपल साहब आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं। ये कहकर उस आदमी ने रिया के गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, ऑल द बेस्ट लिटिल गर्ल। प्रिंसिपल के ठीक सामने रिया, अनिका और क्रिश बैठ गए। प्रिंसिपल ने कुछ देर रिया की फाइल पढ़ी और अपने आसपास बैठे इंटरव्यूअर्स को भी फाइल दिखाई। प्रिंसिपल ने फाइल टेबल पर रखकर अनिका से कहा, बाहर जाते वक्त बच्ची के लिए यूनिफॉर्म कलेक्ट कर लीजिएगा, स्कूल की टाइमिंग और बाकी सारी डिटेल इस फाइल में है। इस फाइल में लिखी हुई हर चीज पढ़ लेना। एज अ पेरेंट यू मस्ट गो थ्रू ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द स्कूल, और हाँ, वी डोंट लाइक लेट कमर्स। ये कहते हुए प्रिंसिपल ने रिया को स्माइल देकर कहा, ऑल द बेस्ट and I hope you have a great association with us until you are ready to face the challenges thrown by this world at you. रिया अपनी चेयर से खड़ी होकर बड़ी पोलाइटली प्रिंसिपल सर से बोली, थैंक यू सर, आई रियली होप आई कैन फुलफिल ऑल योर एक्सपेक्टेशंस दैट यू हैव फ्रॉम अ गुड स्टूडेंट। ये कहकर अनिका रिया का हाथ पकड़कर कैबिन से बाहर निकलने लगी। अनिका, रिया और क्रिश के जाने के बाद ऑफिस में खड़े प्रिंसिपल के सेक्रेटरी ने प्रिंसिपल से पूछा, सर आपने बिना इंटरव्यू के उस बच्ची को एडमिशन दे दिया? प्रिंसिपल ने अपनी चेयर से खड़े होकर कहा, अभी कुछ देर पहले मिनिस्ट्री से फोन आया था, फिर हमारे इंटरव्यू लेने का सवाल ही नहीं उठता। क्रिश घर तक ड्राइव करते हुए बिल्कुल खामोश रहा। जैसे ही रिया और अनिका बंगले के दरवाजे के पास पहुंचे, उन्हें अंदर से किसी के जोर जोर से बात करने की आवाज आने लगी। अनिका ने देखा
कि एक 50-55 साल की औरत अंजलि मामी से ऊंची आवाज में बात कर रही थी। वो औरत अंजलि मामी के बड़े भाई पीयूष रायचंद की पत्नी मीनाक्षी रायचंद थी। मीनाक्षी ने अंजलि मामी से कहा, आखिर इतनी क्या जल्दी थी? अपॉइंटमेंट के लिए थोड़े दिन हमारे जवाब का इंतजार कर लेती। मीनाक्षी रायचंद अंजलि मामी और स्वाति मल्होत्रा को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। उनकी ये आदत और उनका ये बिहेवियर कई सालों से लेकर आज तक बिल्कुल बदला नहीं था। मीनाक्षी रायचंद सोफे पर बैठकर पांव पर पांव चढ़ाकर अंजलि मामी से बोली, देखो, मैं तुम्हें सिर्फ इंटरव्यू के लिए अपॉइंटमेंट लाकर दे सकती हूँ। उसकी बच्ची सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल एडमिशन प्रोसेस का इंटरव्यू पास कर पाएगी? मीनाक्षी की ये बात सुनकर मेन डोर के पास खड़ी रिया ने बड़े इनोसेंटली अंजलि मामी से पूछा, बड़ी मामी, सनशाइन स्कूल में एडमिशन के लिए कोई इंटरव्यू भी देना पड़ता है? क्या कहा तुमने? इंटरव्यू देना पड़ता है मतलब? बिना इंटरव्यू के हमारी स्कूल में किसी को एडमिशन नहीं दिया जाता। हाँ, हमें इंटरव्यू प्रोसेस से गुजरना ही नहीं पड़ा। समझ गई। बिना रिकमेंडेशन लेटर के तुम्हें किसी ने एंटरटेन नहीं किया होगा। ये लो, रायचंद परिवार का रिकमेंडेशन लेटर। तुम स्कूल कल दोबारा चले जाना। इससे पहले कि अंजलि मामी मीनाक्षी के हाथ से रिकमेंडेशन लेटर ले पाती, मीनाक्षी ने अपनी उंगलियों को लूज करते हुए लेटर को जमीन पर गिरा दिया। ओ डियर, देखो, रिकमेंडेशन लेटर जमीन पर गिर गया। तभी मीनाक्षी की नजर दरवाजे से अंदर की ओर आती हुई अनिका पर पड़ी। अनिका ने मीनाक्षी की आंखों में आंखें डालकर कहा, आप अपना रिकमेंडेशन लेटर वापस ले जा सकते हैं। अब हमें इसकी कोई जरूरत नहीं। ये बात सुनते ही मीनाक्षी हैरान हो गई। ये कैसे हो सकता है? इस बच्ची का बिना इंटरव्यू के स्कूल में एडमिशन हो जाए? ये कैसे पॉसिबल है? इस सवाल का जवाब तो कृष और अंजलि मामी के पास भी नहीं था। अंजलि मामी ने अनिका के पास जाकर पूछा, क्या तुमने रोहित मारवा से बात करके रिया का एडमिशन सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल में करवाया है? हाँ मामी, उसमें बुराई क्या है? दरअसल अनिका ने डॉक्टर अमृता के कॉन्टैक्ट इस्तेमाल करके सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल के मेजर शेयर होल्डर्स के साथ बात की थी। मामी, टेंशन लेना छोड़ दीजिए, एडमिशन हो गया, अब किस बात की फिक्र? मीनाक्षी के जाने के बाद अंजलि मामी ने कृष से कहा, बेटा, मुझे लगता है कि अनिका ने जो अमृत टैबलेट की डील बहुत कम दाम में रोहित मारवा की कंपनी के साथ की थी, उसी वजह से रोहित मारवा बदले में हमारी मदद करना चाहता है। अंजलि मामी ये भी जानती थी कि रोहित मारवा के खानदान के साथ अंजलि मामी और किशन मामा के बहुत अच्छे संबंध थे, और क्योंकि रोहित एक काफी समझदार और बड़ों का आदर करने वाला लड़का था, उसने मल्होत्रा खानदान के लिए ये सब कुछ किया होगा। ऊपर बेडरूम में अनिका और रिया अपनी नाइट ड्रेस में बेड पर सोने जा रहे थे। तभी अनिका के फोन पर रोहित का नंबर फ्लैश होने लगा। अनिका ने फोन उठाकर कहा, हेलो मिस्टर मारवा। तभी सामने से रोहित ने कहा, हेलो मिस अनिका। जी मिस्टर मारवा, कोई काम था आपको? जी मिस अनिका, अभी अभी अंजलि आंटी ने मुझे फोन किया था और मुझे लंच पर इनवाइट भी किया। दरअसल वो मुझे थैंक्स कहना चाहती हैं, क्योंकि मैंने आपको सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल में इंटरव्यू के लिए रिकमेंडेशन लेटर दिया था। रोहित के मुंह से ये बात सुनते ही अनिका ने एक हाथ से अपना सर पकड़ लिया। अनिका का और एक झूठ रोहित के सामने पकड़ा गया था। मिस अनिका, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप मुझे कब लंच पर इनवाइट करना चाहती हैं? अगर मिलना ही है तो जल्दी मिल लेते हैं। कल दोपहर को क्या कर रहे हैं? ठीक है, डन। कल दोपहर का लंच हम साथ करेंगे। और हाँ, अपनी बेटी को भी साथ ले आइए। ठीक है, ले आऊंगी, और आप भी अपने बेटे को ले आइएगा। बेड पर लेटी रिया ने भी अपनी मम्मा की ये बात सुनी थी। जैसे ही अनिका ने फोन रखा, रिया बेड से नीचे कूद गई और अपनी मम्मी को हक करके बोली, मम्मा, क्या तुम कल सचमुच मुझे डैडी के पास ले जाओगी? क्या सचमुच हम चारों मिलकर कल लंच करेंगे? भूल गई, कल तुम्हारा पहला दिन है स्कूल का। तुम ही बताओ, मैं तुम्हें कैसे ले जा सकती हूँ लंच पर? रिया ने अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर अनिका को 2-4 बार जोर से पांव पर मारा। मारते मारते अपनी मम्मा से कहने लगी, मुझे पता था तुम जरूर मेरे साथ कोई ना कोई चीटिंग करोगी। रिया को शांत करते हुए अनिका को और एक ख्याल आया। कहीं ना कहीं कल के लंच की एक्साइटमेंट अनिका के मन में भी बहुत ज्यादा थी, क्योंकि उसे अपने बेटे के पास जाने का मौका मिलने वाला था। अगले दिन अनिका ने रिया को स्कूल तक ड्रॉप किया। स्कूल की गेट पर एक टीचर रिया का इंतजार कर रही थी। रिया ने नया स्कूल यूनिफॉर्म पहना था, हालांकि रिया काफी क्यूट लग रही थी। टीचर ने रिया के गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, हेलो, मैं आपकी क्लास टीचर हूँ। फिर अनिका की ओर देखकर टीचर ने कहा, यहाँ से मैं उसे ले जाऊंगी। इससे पहले कि टीचर रिया को अंदर ले जाती, अनिका ने टीचर से पूछा,
क्या मैं थोड़ी देर अपनी बेटी से बात कर सकती हूँ? प्लीज गो अहेड मिस अनिका। देखो, अंदर बच्चों को परेशान मत करना, झूठ मूठ रोकर टीचर्स को भी परेशान मत करना, अच्छे से रहना, किसी को सताना मत। ये बात सुनते ही टीचर की आंखें चौड़ी हो गईं। कंधे पर बैग लटकाकर खड़ी रिया ने मुस्कुराते हुए अपनी मम्मा को जवाब दिया, डोंट वरी मम्मा, मैं किसी को परेशान नहीं करूंगी। टीचर और बाकी फ्रेंड्स का अच्छा ध्यान रखूंगी। अब तुम जाओ। टीचर ने रिया का हाथ पकड़ा और स्कूल के अंदर ले गई। अनिका बाहर खड़ी टीचर और रिया को अंदर जाते हुए देख रही थी। उसने एक बार भगवान की ओर देखकर प्रार्थना भी की कि भगवान बचाए अब इस स्कूल को। उसे पता था कि उसकी नन्ही परी बड़े बड़े कारनामे कर सकती थी। रिया के किन कारनामों का डर सता रहा था अनिका को। क्या होगा जब साथ लंच पर होंगे रोहित, अनिका, रिया और आर्यन? क्या रिया और आर्यन की सच्चाई आने के बाद एक हो जाएंगे दो परिवार, या फिर बस वहीं खत्म हो जाएगा ये सफर? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।